नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चरर स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज के इस लेक्चरर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि उसका बेसिस किस प्रकार से हम तैयार करें। ये आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो नीट, जेट, ICR, BHU, IIT, JEE के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के लेक्चर में हम जितनी भी प्रकार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें करेंगे उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म और इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। नो डाउट आज के लेक्चर में जो हम बातें करेंगे उससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम न्यूमेरिकल्स के माध्यम से भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमें अटेंड करने होते हैं क्वेश्चन के प्रकार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के केमिस्ट्री के इस लेक्चर को, जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस इंटरमीडिएट्स, अभिक्रिया की क्रियाविधि और मध्यवर्ती प्रजाति। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस इंटरमीडिएट की अगर हम बात करेंगे तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि ये जो रिएक्शन है, पहले तो ये क्लियर करें कि रिएक्शन होती क्या है। देन हमने कहा कि सपोज करें कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, क्रियाकारी अणु हैं, क्रियाकारी अणु हैं और क्रियाकारी अणु से जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होगा, उत्पाद अणु जब बनेंगे, तो ऐसी कंडीशन पर ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो कि क्रियाकारी जो अणु होते हैं उन क्रियाकारी अणुओं में पुराने बंधों का वियोजन होता है। क्या होता है मित्रों? ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जो पुराने बंध होते हैं वो टूटते हैं, पुराने बंध टूटते हैं। और क्रियाकारी अणुओं में जब पुराने बंध टूटेंगे तो जो उत्पाद अणु बनेगा उस उत्पाद अणु में क्या होगा? नए बंध का निर्माण होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उत्पाद अणु में। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में पुराने बंधों का टूटकर नए बंधों का निर्माण होकर के उत्पाद अणु का निर्माण करना, ये क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। किसी भी क्रियाकारी अणु में ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होकर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होना वो कहलाता है रिएक्शन। क्लियर? अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन किन किन स्टेप में होगी? ये रिएक्शन 1 स्टेप में भी हो सकती है, ये रिएक्शन 2 और मोर देन 2 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। तो कोई भी रिएक्शन जिन पदों से होकर के गुजरती है, यदि उन पदों का स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले, स्टेप बाय स्टेप उनको समझाते हुए चले, तो वो स्टेप बाय स्टेप समझाना ही, ये हमने कहा ना कि किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप समझाना ही उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? मैकेनिज्म कहलाती है। उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है, अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाती है। क्लियर हुई मित्रों? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी रिएक्शन का क्रियाकारी अणु जब उत्पाद में परिवर्तित होता है तो ये कहलाता है रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन। क्लियर? तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है ये 1 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है और 2 और मोर देन 2 स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। तो हमने क्या कहा कि किसी भी रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप, पद बाय पद अगर हम उसका आइडेंटिफिकेशन करते चलें, उसको समझाते हुए चलें, तो वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? क्रियाविधि कहलाती है। तो स्टेप बाय स्टेप समझाना ही उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? मैकेनिज्म कहलाती है। क्लियर मित्रों?
अब आप एक बात समझिए कि जब क्रियाकारक अणुओं में पुराने बंध टूटते हैं तो बंध किस प्रकार से टूटेंगे? भाई अणु रहेगा, अणु में सहसंयोजक बंध उपस्थित होगा। सपोज करें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB मॉलिक्यूल, ये हमने AB मॉलिक्यूल को ये यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। ये AB मॉलिक्यूल दो एटम है जो कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़े हुए हैं। अब मित्रों इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों पर अभी तो दोनों परमाणुओं की साझेदारी है। अब अगर बंध टूटे तो सपोज करें बंध इस टाइप से भी टूट सकता है कि बंध का ऐसा विखंडन जिसमें दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाते हों, इस प्रकार से भी बंध का विखंडन हो सकता है। या फिर मित्रों हमारे पास एक कंडीशन ये है कि बंध के जो साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कोई एक ही परमाणु लेकर के चला जाए, इस प्रकार से भी बंध का विखंडन हो सकता है। या फिर मित्रों ये कंडीशन भी हो सकती है कि बी परमाणु भी साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के चला जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अगर पुराने बंध टूट रहे हैं तो वो या तो इस प्रकार से टूट सकता है जिसमें साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने प्रत्येक परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए, या फिर ये हो सकता है कि बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई एक ही परमाणु अपनी तरफ लेकर के चला जाए। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास बंध का विखंडन दो प्रकार से परिभाषित हो सकता है, या तो ये वाला बंध का विखंडन परिभाषित हो सकता है या फिर ये वाला बंध का विखंडन परिभाषित हो सकता है। क्लियर? तो चलिए हम समझ ही लेते हैं कि बंध का विखंडन कितने प्रकार का होता है। तो जो हम कह रहे हैं कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, ये जो हम लिख रहे हैं ओल्ड बॉन्ड ब्रेक, इस ओल्ड बॉन्ड के ब्रेक होने की घटना को कहते हैं बॉन्ड क्लीवेज। क्या कहते हैं मित्रों? बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं बंध विदलन या बंध विखंडन। क्लियर? तो बंध का विदलन कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? चलिए समझते हैं। बंध का विखंडन जो है वो बंध का विखंडन दो प्रकार का हो सकता है। पहला मित्रों हम बात करेंगे समांश विखंडन की, इंग्लिश में कहेंगे होमोलाइटिक क्लीवेज। तो बंध का विखंडन इस प्रकार से भी हो सकता है। क्लियर? और दूसरी कंडीशन हम बात करेंगे कि बंध का विखंडन हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहेंगे विसमांश विखंडन। ये नंबर फर्स्ट हो गया और नंबर सेकंड पर कौन सा विखंडन आ जाएगा? विसमांश विखंडन, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर हो गई बात? तो मित्रों क्या कहें कि बंध का ऐसा विखंडन जिसमें साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रत्येक परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाता हो, इस प्रकार का विखंडन क्या कहलाता है? समांश विखंडन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो क्या हो रहा है मित्रों, देखो हमने कहा समांश विखंडन, तो समांश विखंडन में ये कंडीशन हुई प्रत्येक परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया। जब प्रत्येक परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी? देखो ये ए और ये बी, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार की प्रजाति जिसके ऊपर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है इसको कहते हैं मुक्त मूलक। क्या कहते हैं मित्रों? मुक्त मूलक कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब आप एक माइंड में एक बात क्लियर करें कि समांश विखंडन से कौन सी प्रजातियों का निर्माण होता है? मुक्त मूलक प्रजातियों का निर्माण होता है। क्लियर हुई बात? जिसमें प्रत्येक प्रजाति के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। क्लियर? अब बात करें विसमांश विखंडन की। विसमांश विखंडन में क्या हो रहा है? साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई भी एक परमाणु अपनी ओर आकर्षित करके लेके जा रहा है। सपोज करें ये हमने कहा ए बी। क्लियर?
अब यहां पर विद्युत ऋणता का कंसेप्ट लागू होगा। क्लियर? जिस परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। सपोज करें कि ए की विद्युत ऋणता ज्यादा है किससे? बी परमाणु से। क्लियर? तो ए परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा और ये बॉन्ड जो है पूरा का पूरा वो कहां चला जाएगा? ए परमाणु की ओर। और अगर ए परमाणु की ओर साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म चले गए तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी और ए के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और बी के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन रहे ही नहीं और बी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहे तो बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और कमी को कौन से चार्ज से प्रदर्शित करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो नेगेटिव चार्ज, बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कौन सी प्रजातियों का निर्माण हो गया? आयनिक प्रजातियों का निर्माण हो गया। क्लियर हो गई बात? अब हो सकता है कि बी की विद्युत ऋणता ज्यादा हो तो बी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेकर के चला जाए। ये कंडीशन बन सकती है ना कि ए और बी की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई, इफ बी की विद्युत ऋणता ज्यादा हुई ऐसे तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को बी अपनी ओर लेकर के चला जाएगा। तो फिर ए के पास हो गई इलेक्ट्रॉनों की कमी और इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताते हैं पॉजिटिव चार्ज से और बी के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ग्रहण किया है तो बी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यानी कुल मिलाकर कौन सी प्रजाति बन गई मित्रों? आयनिक प्रजाति का निर्माण हो गया। क्लियर हुई बात? तो एक बात याद रखिएगा कि जो पुराने बंध टूटते हैं वो दो प्रकार से टूट सकते हैं। या तो वो इस टाइप से टूटे जिसमें दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाए, वो कहलाता है समांश विखंडन। कंडीशन क्या होगी कि प्रत्येक परमाणु के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह जाएगा। क्लियर हुई बात? जिसपे हमने क्या कहा कि मुक्त मूलक बनेंगे और विषमांश विखंडन में क्या कहा? साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई भी एक परमाणु जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कौन सी प्रजातियों का निर्माण हो जाएगा? आयनिक प्रजातियों का। तो यहां पर याद रखिएगा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समांश विखंडन से कौन सी प्रजातियों का निर्माण होता है? मुक्त मूलक प्रजातियों का। और विषमांश विखंडन से कौन सी प्रजातियों का निर्माण होता है? आयनिक प्रजातियों का निर्माण होता है। क्लियर हुई मित्रों? तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्रियाकारी अणु से उत्पाद अणु का निर्माण होना उस अभिक्रिया की अभिक्रिया कहलाती है। वो वन स्टेप पे भी हो सकती है और दो या दो से ज्यादा स्टेप में भी कंप्लीट हो सकती है। और अगर उस अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप एक पद के बाद दूसरा पद, दूसरे के बाद तीसरा पद, इस प्रकार से उसका वर्णन करते हुए चले जाएं तो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? क्रियाविधि कहलाती है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रियाकारी अणु में पुराने बंध टूटेंगे वो दो प्रकार से टूट सकते हैं। या तो उनका समांश विखंडन हो सकता है या फिर उनका विषमांश विखंडन हो सकता है। समांश विखंडन से मुक्त मूलक बनेंगे और विषमांश विखंडन से आयनिक प्रजातियों का निर्माण होगा। क्लियर हुई मित्रों बात? यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब हम यहां पर एक कंडीशन और देखेंगे मित्रों कि क्या स्थिति है हमारे पास। यहां पर ही हम एक कंडीशन और देख लेते हैं। देखते हैं मित्रों, यहां पर हमने कहा कि समांश विखंडन, तो समांश विखंडन की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों का भी हम यहां पर वर्णन कर लेते हैं। क्या क्या कंडीशन होगी जब बंध का कौन सा विखंडन होगा? समांश विखंडन होगा। तो समांश विखंडन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली बात तो जो दोनों परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी विद्युत ऋणताएं समान होनी चाहिए।
क्लियर हुई बात। और अगर दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान है तो उन दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं का जो अंतर आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। सपोज करें इसकी भी विद्युत ऋणता 2 है, इसकी भी 2 है, तो दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। तो पहली शर्त क्या हो गई कि समांश विखंडन के लिए बंधित दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि जो समांश विखंडन है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। इसके लिए उच्च तापमान जैसे यूवी लाइट ले लो, उच्च तापमान पर यह संपन्न होता है समांश विखंडन। क्लियर। और तीसरी शर्त क्या है कि यह नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में होता है। क्लियर हुई मित्रों। तो समांश विखंडन के लिए 3 शर्तें हैं आपके पास कि बंधित दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताएं समान होनी चाहिए ताकि विद्युत ऋणताओं का अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब कौन सा विखंडन होगा, समांश विखंडन होगा। और नॉन पोलर यानी अध्रुवीय विलायक कैसे, जैसे CCl4 हो गया, जैसे बेंजीन हो गया। क्लियर। ये अध्रुवीय विलायक है, इनकी उपस्थिति में भी कौन सा विखंडन हो जाता है, समांश विखंडन हो जाता है। क्लियर। तो शर्तें याद रखेंगे आप। ऐसे ही अगर हम विषमांश विखंडन की बात करें तो विषमांश विखंडन की भी कुछ शर्तें हैं मित्रों। क्या क्या शर्तें होंगी इनकी, कि पहली शर्त तो ये कि यहां पर विद्युत ऋणताओं का अंतर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो A परमाणु है और जो B परमाणु है इनकी विद्युत ऋणताएं समान नहीं होनी चाहिए। और जब विद्युत ऋणताएं समान नहीं होगी तो फिर विद्युत ऋणताओं का अंतर 0 नहीं आएगा। क्लियर। तो विषमांश विखंडन की पहली शर्त क्या है कि विद्युत ऋणताओं का जो अंतर है वह 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि लो टेम्परेचर, कम तापमान पर ही यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। और तीसरी कंडीशन क्या है मित्रों, पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में। पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे वाटर हो गया H2O, इस प्रकार के सॉल्वेंट की उपस्थिति में कौन सा विखंडन हो जाता है, विषमांश विखंडन संपन्न हो जाता है। तो बंध का विखंडन 2 प्रकार से हो गया, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन से। तो जरा बताइए, मुक्त मूलक प्रजातियों का निर्माण कौन से विखंडन से होता है, समांश विखंडन से। आयनिक प्रजातियों का निर्माण जैसे कार्बोकैटायन हो गया, कार्ब एनायन हो गया, कौन से विखंडन से होता है, विषमांश विखंडन से संपन्न होता है। शर्तें क्या क्या होगी याद रखिएगा। समांश विखंडन के लिए विद्युत ऋणताओं का अंतर 0 होना चाहिए, समांश विखंडन के लिए हाई टेम्परेचर पर होता है, और समांश विखंडन नॉन पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में भी हो जाता है। क्लियर। ऐसे ही विषमांश विखंडन से आयनिक प्रजातियों का निर्माण होता है। विषमांश विखंडन के लिए विद्युत ऋणताओं का अंतर 0 नहीं होना चाहिए, लो टेम्परेचर, कम तापमान की आवश्यकता होती है, और पोलर सॉल्वेंट की उपस्थिति में विषमांश विखंडन हो जाता है। क्लियर मित्रों। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना मेनली कहां से होगा, बंध विखंडन से। पुराने बंध जब टूटेंगे तभी तो नए बंधों का निर्माण होगा। तो पुराने बंधों का टूट करके नए बंध का निर्माण करना अभिक्रिया कहलाता है। और अगर उस अभिक्रिया को स्टेप बाय स्टेप में समझा दिया जाए तो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, क्रियाविधि कहलाती है। क्लियर मित्रों। इनका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लेवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लें। तो ये तो हुआ हमारे पास कि बंध का विखंडन किस प्रकार से हो रहा है। क्लियर। और अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है, ये हमने बात करी। क्लियर। अब हम बात करेंगे मित्रों कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। ये हमने कहा कि कोई रिएक्टेंट है। क्लियर। रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्लियर। बॉन्ड ब्रेक 2 कंडीशन से हो सकता है।
एक हो सकता है होमोलाइटिक, एक हो सकता है हेटेरोलाइटिक। क्लियर मित्रों? तो होमोलाइटिक भी हो सकता है और हेटेरोलाइटिक भी हो सकता है। होमोलाइटिक होगा तो कौन सी प्रजातियां बनेगी? मुक्त मूलक। और हेटेरोलाइटिक होगा तो कौन सी प्रजातियां बनेगी? आयनिक प्रजाति। क्लियर? तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होकर के हमारे पास कौन सी प्रजातियां बनेगी? मध्यवर्ती प्रजातियां। तो ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ब्रेक होने से कौन सी प्रजातियां बनती हैं? मध्यवर्ती प्रजातियां, इंटरमीडिएट्स बनते हैं। और इन इंटरमीडिएट से फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक होकर के मध्यवर्ती प्रजातियां बनती हैं और मध्यवर्ती प्रजातियों से फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बात? अब देखिए, बॉन्ड ब्रेक दो टाइप से हुआ ना, होमोलाइटिक से मुक्त मूलक बनेंगे और हेटेरोलाइटिक से आयनिक प्रजातियां बनती हैं। तो बस इसी के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, बंध विखंडन के आधार पर मध्यवर्ती जो प्रजातियां बनेगी वो मध्यवर्ती प्रजातियां हमारे पास इस टाइप की होगी कि या तो कार्बन फ्री रेडिकल, क्लियर, कार्बन मुक्त मूलक बने, कार्बन मुक्त मूलक, क्लियर, जैसे ये कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल, क्लियर। या फिर हमारे पास क्या बने? कार्बो कैटायन बने, कार्ब धनायन, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। या फिर हमारे पास कौन सी बने? कार्ब एनायन, कार्ब ऋणायन बने। देन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। या फिर हमारे पास एक और प्रजाति होती है मित्रों, कार्बीन। इंपॉर्टेंट है, कार्बीन के पास ये कंडीशन होती है, क्लियर। या फिर हमारे पास क्या बने मित्रों? नाइट्रीन। नाइट्रीन के पास एक फ्री वैलेंसी होती है और इस टाइप की कंडीशन होती है नाइट्रीन के पास। और लास्ट हमारे पास बने बेंजाइन। बेंजीन जानते हैं आप? ये बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन के बाहर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड है, क्या कहेंगे हम इसको? एक्स्ट्रा बॉन्ड। मित्रों ये पाई लाइक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पाई लाइक बॉन्ड होता है, पाई के जैसा दिखने वाला बॉन्ड होता है ये मित्रों, एक्स्ट्रा बॉन्ड या पाई लाइक बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक होकर के मध्यवर्ती प्रजातियां बनती हैं, फिर वो मध्यवर्ती प्रजातियां किस में कन्वर्ट होती है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। क्लियर हुई बात? अब देखिए मध्यवर्ती प्रजातियां कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन इस प्रकार की होती है, क्लियर। यहां पर एक बात नोट करें आप कि ये जो मध्यवर्ती प्रजातियों की हम बात कर रहे हैं कि बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होकर के पहले क्या बनेंगे? इंटरमीडिएट्स बनेंगे, इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो ये जो इंटरमीडिएट्स है इनका रोल क्या है, इनकी क्या भूमिका होती है? पहली बात तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और इनका मेन काम याद रखिएगा मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट, इनका एक मेन काम आप याद रखिएगा, वो है अभिक्रिया की, रिएक्शन की मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म की पहचान करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट्स का रोल क्या है। इंटरमीडिएट्स का रोल क्या है? अभिक्रिया की मैकेनिज्म की पहचान करना है मित्रों। अभिक्रिया की मैकेनिज्म किस प्रकार से होगी वो सब किस में बताया जाएगा? इंटरमीडिएट्स की सहायता से, क्लियर मित्रों। तो ध्यान रखिएगा हमारा लेक्चरर है इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स इतने प्रकार के हो गए, जब भी बंध टूटेगा तो या तो इस टाइप से टूटेगा या फिर इस टाइप से टूटेगा। इस टाइप से टूटेगा
टूटेगा तो मुक्त मूलक बनेंगे, जिससे कार्बन मुक्त मूलक बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। और अगर हेटेरोलाइटिक कंडीशन से टूटेगा तो फिर उसके ऊपर या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो या तो कार्बोकैटायन बनेगा या कार्ब एनायन बनेगा। क्लियर। और फिर हम मुक्त मूलकों में अगर हम बात करेंगे तो कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कार्बिन, नाइट्रीन और बेंजाइन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चरों में कि कार्बिन कितने प्रकार की होती है, सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन, बेंजाइन क्या है, इनकी अभिक्रियाएं कैसे होगी, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनकी क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं, वो सभी हम नेक्स्ट लेक्चर पर बातें करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात। तो फिलहाल आप ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर। तो हमने यहाँ पर आपके सामने रखा। क्लियर हो गई बात। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि और मध्यवर्ती प्रजातियों का आपको समझ में आया होगा कि क्या कंडीशन है। क्लियर। तो मित्रों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उस नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, इनके पास क्या क्या स्थितियां हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्डेड है, कितने नॉन बॉन्डेड है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण कौन सा होता है, कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर। इनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, इनका फॉर्मेशन क्या होगा, इनकी कौन कौन सी रिएक्शन आगे प्रदर्शित होगी, ये सभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे इन सभी मुक्त मूलकों की। क्लियर हो गई बात।